चैप्टर 701 Alters as if नक्स इज नॉट अलाइव। वह सचमुच एक राक्षस है हो। एरोटिका अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली। फिर वह रियोना और एस्टारिया की ओर मुड़ी और सवाल किया, क्या तुम लोग सचमुच इन सब के आदी हो? उद्धरण चिन्ह ... तुम्हें लगता है कि किसी को भी इसकी आदत हो सकती है? एस्टारिया ने वापस सवाल किया। रियोना ने उत्तर दिया, हमारी प्रतिक्रियाएं अब सुन्न हो सकती हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, हमें यह उतना ही अविश्वसनीय लगता है जितना आपको लगता है। उन तीनों ने नक्स पर नजर डाली, जिसने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और हवा में सारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मन की इतनी मात्रा भी उसके लिए अपर्याप्त है। एरोटिका को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जल्द ही नक्स की अन्य पत्नियों को एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है और उन्होंने भी अपनी आंखें खोल दीं। नक्स ने और अधिक मैना को चूसना जारी रखा। क्या आप अब कोई बदलाव महसूस कर सकते हैं? रियोना एरोटिका की ओर मुड़ी और सवाल किया। हालांकि एरोटिका ने अपना सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, हम समझते हैं कि मन व्यक्ति पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, और वर्तमान में यहाँ मन एक गड़बड़ है। उसे तो छोड़ ही दें, मैं किसी में भी कोई बदलाव महसूस नहीं कर सकता। रियोना व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। अल्लाह! जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, बूम! नक्स के निकट मैना में विस्फोट हो गया। इस बार महिलाओं के हाव भाव बदल गए। हालांकि उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने सभी अपने पिछले अनुभव से सीखा है। उन्होंने धूल साफ होने का इंतजार किया, और जैसा कि उन्होंने सोचा था, एक पूरी तरह से सुरक्षित नक्स क्रॉस लेग बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मन जो नक्स के चारों ओर पागलों की तरह घूम रहा था, अब पूरी तरह से शांत था। फिर आखिरकार नक्स ने अपनी आंखें खोलीं। उनके शरीर से एक अजीब सी आभा निकल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी उनमें से किसी भी कल्टीवेशन का एहसास नहीं हो सका। खड़े होते ही नक्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसने अपनी पत्नियों पर नजर डाली तो उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं और फिर उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। आप सभी ऋषि बनने के करीब हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तभी नक्स की नज़र रियोना पर पड़ी। ओह सासू माँ, आप भी शहंशाह बन गईं, बधाई हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों के पीछे पड़ जाऊंगा? रियोना ने सवाल किया और नक्स हंसा। तो फिर बने रहने की पूरी कोशिश करो, मैं उस चुनौती को स्वीकार करूंगा। जरूर जरूर, अगर आप कमज़ोर हैं तो हम आपको अपने साथ नहीं घुमा सकते, क्या अब हम ऐसा कर सकते हैं? नक्स हंसा। तुम्हें देखो, तुम सब अहंकारी हो रहे हो। इसके अलावा मुझे आपके साथ घूमने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ केवल अपनी बेटी के लिए हूँ। हाँ, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, हम समझ गए टिल्डा। लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, वह मेरी है। तो चले जाओ। नक्स ने अपना हाथ लहराया और रियोना को दूर भगाने की कोशिश की। रियोना बस खर्राटे लेती हुई अमाया की ओर चल दी। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे पर हमला करते देख अमाया ने बस आह भर दी। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं मिल सकते? उसने सवाल किया। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं उसके साथ रहूं? रियोना ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... दूसरे विचार पर बस लड़ते रहो। अमाया तुरंत अपनी बात से मुकर गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर नक्स और रियोना दोनों एक साथ मुस्कुराए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अमाया बस दोनों को देखती रही और कुछ नहीं बोली। नक्स, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? अचानक एरोटिका नक्स के पीछे आई और पूछताछ की। उम्मीद थी कि वह नक्स को पीछे से गले लगाकर आश्चर्यचकित कर देगी। हालांकि नक्स उसके हाथों को बचाते हुए झुक गई और फिर दूर चली गई। हाँ, मैं तुम्हें भी देखता हूँ एरोटिका। ऋषि बनने पर बधाई। हे टिल्डा, धन्यवाद। मुझे अद्भुत महसूस हो रहा है। मैं अच्छे मूड में हूँ। तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूं जिसे तुम जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे? एरोटिका ने प्रस्तावित किया। नक्स ने अपनी भौहें उठाईं और एरोटिका की ओर देखा। उसे पता था कि वास्तव में कुछ मूर्खतापूर्ण होने वाला है, और वास्तव में उसके लिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना बेहतर था। लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक देखकर नक्स ने उसे एक मौका दिया। यह क्या है? मेरे साथ सोने का एक शानदार अवसर। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि एरोटिका पूरी कर पाती, नक्स ने उसे बेरहमी से अस्वीकार कर दिया। टस्क! एरोटिका बस खर्राटे लेती रही और कुछ और सोचने लगी। कुछ मिनट पहले उसने जो कुछ अजीब देखा था, जिसके बारे में वह बात करना चाहती थी, उसे पूरी तरह से भूल गई। हालांकि उसके विपरीत एस्टारिया गैर जिम्मेदार नहीं थी। नक्स! उसने पुकारा। यह क्या है स्टार? मैं आपकी खेती को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? एस्टारिया ने सवाल किया और अचानक चेरी का माहौल गायब हो गया। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हारे बारे में भी कुछ समझ नहीं आ रहा, एरोटिका बोली। उसकी बातें सुनकर अमाया भौचक्की रह गई। उसने तुरंत आश्वस्त होने के लिए सेंस को सक्रिय किया। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उसे समझ नहीं सकते? अमाया ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ सवाल किया। वह स्पष्ट रूप से नक्स को सेंस का उपयोग करते हुए देख सकती थी। ओह, मैं बस
मन उस पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझाओ, एरोटिका, अल्लूरा बोला। मैं इसे कैसे समझाऊं? मैंने भी इसे कभी नहीं देखा है। मन हर जीवित चीज पर प्रतिक्रिया करता है, नश्वर, कृषक, मनुष्य, राक्षस, पशु, जानवर, हर किसी पर। ये किसी के भी सांस लेने पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन वह मन नक्स पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे नक्स जीवित नहीं है, एरोटिका ने बताया। हालांकि किसी भी महिला को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही थी। मन की प्रतिक्रिया को फिर से महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं। अचानक नक्स बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरोटिका आहें भरने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फिर से नक्स पर पड़ी, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह अकेली नहीं थी, एस्टारिया और नक्स की अन्य पत्नियां भी वैसी ही थीं। नक्स सामान्य स्थिति में लौट आया था। वे उसकी खेती को फिर से महसूस कर सकते थे। सम्राट, एस्टारिया ने बात की, तो अब सब ठीक है ना? नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। हाँ, मन अब फिर से आप पर प्रतिक्रिया कर रहा है, लेकिन पहले क्या हुआ था? मन आपके साथ एक निर्जीव वस्तु की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था? मुझे ये कैसे पता चलेगा? आप यहाँ मन विशेषज्ञ हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि आपसे मिलने से पहले मन सजीव और निर्जीव पर अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। नक्स ने कंधे उचकाए। एरोटिका ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और सोचने लगी। दूसरी ओर एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कुछ सही नहीं है। अचानक उसे अमाया की आवाज़ सुनाई दी। उसने अमाया की ओर देखा और उसे अपनी ओर सिर हिलाते हुए देखा। उसने जवाब में सिर हिलाया। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें इससे कहीं अधिक चिंताजनक मुद्दे पर बात करनी है। एस्टारिया ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। आकाश में विशाल दरार डरावनी थी। आकाश के ऊपर का आकाश वे सभी अब स्पष्ट रूप से देख सकते थे। दरअसल जिस आकाश के नीचे वे रह रहे थे वह बैरियर के अलावा और कुछ नहीं था। और अब बैरियर के कुछ ही हिस्से बचे थे। बस कुछ ही दिनों में बैरियर पूरी तरह गायब हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। अमाया ने सहमति में सिर हिलाया। चैप्टर 702 आर यू रेडी टू फेस दैट? बाधा जल्द ही गायब हो जाएगी। आकाश की ओर देखते हुए एस्टारिया बोला। मम्मा, मन भी काफी हद तक शांत हो गया है। शायद एक और सप्ताह और आपके महाद्वीप और यनियल के बाकी हिस्सों को अलग करने वाली बाधा अंततः गायब हो जाएगी। एरोटिका बोली, तो हम उनका सामना कैसे करें? इवन ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सवाल किया। उसका सवाल सुनकर बाकी लोग चुप हो गए। क्या तुम लोग पागल हो? क्या आप भी उनसे लड़ने की सोच रहे हो? एरोटिका ने अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ सवाल किया। हमारा महाद्वीप पानी से घिरा हुआ है और आपके विपरीत हमारे पास अपने सभी लोगों को इस महाद्वीप से बाहर निकालने का साधन नहीं है। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी हम रक्षा करना चाहते हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम केवल लड़ सकते हैं। एस्टारिया ने बात की। मैंने तुमसे कहा था हमारे जहाज में 1000 से अधिक लोगों को ले जाने की क्षमता है। आप अपने सभी करीबी लोगों को अपने साथ ला सकते हैं। आप उनसे लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम इतने स्वार्थी नहीं हैं, एरोटिका। हम दूसरों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह मूर्खतापूर्ण है। आप रुकें और तब लड़ें जब आपके जीतने की थोड़ी सी भी संभावना हो। एक भाग्यशाली सफलता जो आपको अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत देगी। एक तुरुप का इक्का जिसे आप इतने समय से छिपा रहे थे, या कुछ और, कुछ भी जो आपको दे सकता है। आप एक लाभप्रद स्थिति में हैं, भले ही ऐसा होने की संभावना शून्य के करीब हो। हालांकि आपके मामले में ये पूरी तरह से निराशाजनक है। यहाँ रहना और लड़ना आत्महत्या से अलग नहीं है। मुझ पर विश्वास करें। संतों की तो बात ही छोड़ दें। भले ही आप सफल हो जाएं और किसी तरह महान संत बन जाएं, फिर भी आप हार जाएंगे। आप उन लोगों के लिए मूर्खतापूर्वक अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं? इसका क्या मतलब है? एम्बर ने कहा, संभावना है कि वे कमजोर विरोधियों को भेजेंगे क्योंकि उन्होंने हमें कम आंका है। और फिर क्या? मान लीजिए कि आपने उन्हें हरा दिया। आप सोचते हैं कि उनके आदमियों को मारने के बाद वे आपको जीवित छोड़ देंगे? मेरा विश्वास करें, वे दुनिया के अंत तक आपका शिकार करेंगे। वे कितने तुच्छ हैं। वे ऐसा करेंगे तुम्हें जीने नहीं दूंगा। एरोटिका ने जवाब दिया। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? कायरों की तरह हमारे लोगों को छोड़ दें। हम उन लोगों की बलि कैसे दे सकते हैं जिनकी हमने रक्षा करने की कसम खाई थी? एस्टारिया ने बात की। एरोटिका थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। एस्टारिया को लगा कि एरोटिका को आखिरकार उसकी बात समझ आ गई है, इसलिए वह मामले को शांत करना चाहती थी। अब ठीक है, मुझे वह समझ आ गया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, एरोटिका ने टोक दिया। मैं तुमसे केवल एक बात पूछूंगा। क्या आप अपनी रक्षा के प्रयास में नक्स को मरते हुए देखना चाहते हैं? एस्टारिया की अभिव्यक्ति बदल गई। यदि आप यहाँ रुकते हैं और लड़ते हैं तो आप हार जाएंगे। हालांकि यह कोई लड़ाई नहीं होगी, आप बस अपना जीवन खो देंगे। आपके इस छोटे से महाद्वीप के बाहर एक पूरी तरह से अलग दुनिया मौजूद है,
अलग अलग नस्लें, अलग अलग लोग, यहाँ तक कि ऐसी मानसिकता वाले लोग भी जो आपको बीमार कर देंगे। जब युद्ध शक्ति की बात आएगी तो उनके जैसे लोग आप पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वे आपसे छुटकारा पा लेंगे और फिर इस भूमि पर शासन करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे? ठीक है, यदि आप भाग्यशाली हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि आप दुर्भाग्यशाली हुए तो आपको अपने दुश्मन के रूप में एक बीमार परपीड़क मिलेगा, जिसके जीवन का एकमात्र आनंद अपने दुश्मन के साथ खिलवाड़ करना है। वह तुम्हें मारकर चीजें खत्म नहीं करेगा, वह आपके बीच के मजबूत बंधन को महसूस करेगा 10 और फिर वह आपसे वो काम करवाएगा जो आप अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। नक्स को जमीन पर घुटनों के बल बिठाएं, उनके जूते चाटें जबकि आपको बंधक बना लें। नक्स को बंधक बनाते हुए आपको सभी सैनिकों के सामने अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना। वे आपके अभिमान को दूर करने के लिए, भावनात्मक रूप से आपको टुकड़ों में तोड़ने के लिए अपनी शक्ति में कुछ भी करेंगे। वे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नष्ट कर देंगे। क्या आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? या इससे भी बेहतर, क्या आप नक्स को उन सब से गुजरते हुए देखने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हीरो बनना चाहते थे और उन लोगों की रक्षा करना चाहते थे जिन्हें आप बमुश्किल जानते हैं? एरोटिका ने सवाल किया और इस बार एस्टारिया चुप हो गईं। एरोटिका के शब्द कठोर थे, लेकिन एस्टारिया अच्छी तरह से जानती थी कि वे सच थे। युद्ध कभी भी नैतिकता के साथ लड़ी गई लड़ाई नहीं थी। अरे, नैतिकता वह आखिरी चीज थी जिसके बारे में युद्ध लड़ने वाले लोग सोचते हैं। युद्ध में बलात्कार, हत्या, यातना, ये सब आम बात थी। एरोटिका ने क्या कहा? ऐसा हो सकता है? सवाल ये था, क्या वह ये सब झेलने के लिए तैयार थी? नक्स को अपने दुश्मनों के सामने टूटते और घुटने टेकते हुए देखने के विचार से ही वह भयभीत हो गई, क्योंकि दुश्मन ने उसे बंधक बना लिया था। इससे पहले एस्टारिया का किसी के साथ कोई संबंध नहीं था, उसकी एकमात्र कमजोरी वह खुद थी। क्योंकि जो सबसे बुरा हो सकता था वह उसकी मृत्यु थी। एक योद्धा के रूप में वह किसी भी समय सामना करने के लिए तैयार थी, उसे डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि अब चीजें अलग थीं। अब उसके जीवन में कोई था जिसे वह वास्तव में किसी से भी अधिक महत्व देती थी, यहाँ तक कि खुद से भी। आपको कायर करार दिया जा सकता है और आपके लोग आपको दोषी ठहरा सकते हैं कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी आप उस व्यक्ति के साथ रहेंगे जिससे आप प्यार करते हैं। उन लोगों ने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। वे लोग नहीं हैं जिन्होंने आपको वह बनने दिया जो आप आज हैं। आप अपनी ताकत से यहाँ पहुँचे हैं। आपने उनकी मदद करना इसलिए नहीं चुना है क्योंकि आपको उन्हें चुकाना है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप एक अच्छे शासक हैं जो अपने लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। हालांकि किसी भी तरह से आपको अपना और अपने प्रियजनों का जीवन सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना होगा क्योंकि जिन लोगों पर आप शासन करते हैं वे देनदार हैं। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि यहाँ रहकर उनसे लड़ने का कोई नतीजा निकलेगा। आप केवल अपरिहार्य में देरी करेंगे। वैसे भी तुम अपनी जमीन खो दोगे। ऐसा कुछ मूर्खतापूर्ण करने के बजाय क्या ये बेहतर नहीं है कि पीछे हट जाएं और अपनी जान बचा लें? मजबूत हो जाओ और जब तुम उनके खिलाफ जाने की स्थिति में हो तो वापस लौट आओ और जो तुम्हारा था उसे पुनः प्राप्त कर लो। आपकी प्रतिभा से ऐसा कुछ संभव हो सकता है। एरोटिका ने बात की और देखा कि एस्टारिया उसकी बातें सुन रही थी। एस्टारिया, मेरे साथ आओ। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी और नक्स की जान बचा सकते हैं। चैप्टर 703 नाउ दैट्स डेंजरस। अंत में एस्टारिया और अन्य लोगों ने एरोटिका की बातों का पालन करने का फैसला किया। हाँ, उन्होंने अपने लोगों को छोड़कर भागने का फैसला किया। एस्टारिया को एक विकल्प बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उसके पास यही एकमात्र विकल्प था। यहाँ मौजूद सभी लोगों में से केवल वह, रियोना, एम्बर और इवन ही ऐसे थे जो वास्तव में यहाँ रहना चाहते थे और लोगों की रक्षा करना चाहते थे। अमाया के विचार सरल थे, अगर यह नक्स के बारे में नहीं है तो वह परवाह नहीं करेगी और ऐसा कुछ जो नक्स को खतरे में डाल सकता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह ऐसा कुछ करने के लिए सहमत हो। थायरा एक हत्यारी थी, उसके कार्यों के कारण मरने वाले अन्य लोगों ने उसे वास्तव में कभी नहीं डराया। उसके पास किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं थी जो नक्स नहीं है। अल्लूरा, एड्डा, स्काइला, लेन और फैल्बर्टा भी एक जैसे ही थे। उन्होंने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की। ठीक है, उन्होंने की, लेकिन उस स्तर तक नहीं जहां वे उनके लिए अपना जीवन बलिदान कर दें। वे इतने महान नहीं थे। नक्स और उसकी बहनों के अलावा फैल्बर्टा को जिस एकमात्र व्यक्ति की परवाह थी वह उसका बच्चा था, और चूंकि एरोटिका ने पहले ही कहा था कि वे 1000 लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं, वह जानती थी कि उसका बेटा सुरक्षित रहेगा। एरोटिका ने जो कहा वह उसे बहुत पसंद आया। जहां तक नक्स की बात है, ईमानदारी से कहूं तो उसके विचार भी ऐसे ही थे। उसे केवल अपनी पत्नियों की परवाह थी, उसे लोगों की परवाह नहीं थी। हालांकि अगर एस्टारिया वास्तव में चाहती है कि वे रहें और लड़ें तो वह उसका समर्थन करेगा, भले ही इसका मतलब मरना हो। इसलिए वह वहीं खड़ा रहा और एस्टारिया का इंतजार करता रहा। एस्टारिया ने यह सब महसूस किया। वह जानती थी कि जिस क्षण उसने कहा कि वह लड़ना चाहती है, नक्स उसका समर्थन करेगा, और यदि वह उसका समर्थन करता है
तो उसकी सभी बहनें भी उसका अनुसरण करेंगी। हालांकि वह सिर्फ इसलिए सभी के जीवन का बलिदान देने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसका अपना स्वार्थ। हम तुम पर भरोसा करेंगे एरोटिका। ये शब्द सुनकर एरोटिका की मुस्कान चौड़ी हो गई। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हैं, उसने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ उत्तर दिया। तो क्या हम राक्षस महाद्वीप में जा रहे हैं? नक्स ने प्रश्न किया। अरे सचमुच तुम हो? एरोटिका हंसी। सीधे दानव महाद्वीप से शुरू करना हो, यह नहीं कह सकता कि यह भाग्यशाली है या अशुभ। अचानक उन सभी को एक आवाज सुनाई दी। वे पीछे मुड़ने और देखा कि माया और वेरेना उनकी ओर आ रहे हैं। आपका क्या मतलब है? नक्स ने प्रश्न किया। ठीक है, मैं दींगे हाँकना नहीं चाहता, लेकिन दानव महाद्वीप, जिसे दानवों का झूठा भी कहा जाता है, यनियल में सबसे बड़े और मजबूत महाद्वीपों में से एक है। एक निश्चित तरीके से राक्षसों का महाद्वीप आपको इस बात के लिए तैयार करेगा कि आप पूरे महाद्वीप में क्या सामना करेंगे, लेकिन उस समय यह उतना ही खतरनाक है। निस्संदेह, अर्थात यदि आप तब तक सेक्स राक्षसों की स्थिति में नहीं रहना चाहते जब तक कि आप अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो जाते, वहां तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, माया ने उत्तर दिया। ओह, और ऐसा क्यों है? क्या आपने यह नहीं कहा कि यनियल में ऋषियों को भी कमजोर माना जाता था? अमाया ने सवाल किया। अरे, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ताकत हर चीज नहीं है, माया जवाब देने ही वाली थी, हालांकि इससे पहले कि वह पूरा कर पाती। बस हम पर भरोसा करो और हमारा अनुसरण करो, ठीक है? माया की ओर देखते ही एरोटिका ने टोक दिया। आखिरकार माया को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा बोल रही है और चुप हो गई। वेरेना तेजी से अंदर कूदी और नक्स पर नजर डाली। अंततः आप सम्राट बन गए, बधाई हो। तुम्हारे समान तुमने बहुत कुछ हासिल किया है ना? नक्स ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मेरे पास है। वरेना मुस्कुराए। इसलिए मैं कुछ देखना चाहता था और मुझे आशा है कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे। नक्स ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। मैं संयम बरतना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितना सुधार है। इससे पहले कि वेरेना अपनी बात पूरी कर पाती, उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसकी गर्दन को छू रही है। उसने धीरे से अपनी नज़रें नीचे झुकाईं और देखा कि यह एक हाथ था। यह विषय को बदलने का एक अच्छा प्रयास था, लेकिन गंभीरता से मुझे एक पैमाने के रूप में उपयोग करके अपनी ताकत का आकलन करने की कोशिश न करें। मैं दींगे हाँकना नहीं चाहता, लेकिन मैं काफ़ी मजबूत हूँ। नक्स ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वारेना कुछ नहीं बोली। उसका मन केवल एक ही चीज में व्यस्त था। कब? बस यह आदमी उसके पीछे कब पड़ा? वह ठीक उसके सामने खड़ा था। वह हिले भी कब? साथ ही अगर वह इतनी तेज गति से उसके पीछे आया तो उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? वरेना का मन सवालों से भरा था, और वह अकेली नहीं थी। नक्स, एरोटिका ने पुकारा, मैं एक स्पर के लिए भी अनुरोध करता हूँ। वह अब एक ऋषि थी, संभवतः यहाँ की सबसे मजबूत व्यक्ति थी। वह नक्स को जबरदस्ती अपने बिस्तर में खींचने पर भी विचार कर रही थी। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि एक साधु भी कितना ताकतवर हो सकता है। नक्स ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ठीक है, लेकिन चलो यहाँ नहीं लड़ते। ये जगह, अच्छा, अगर हम यहाँ लड़ेंगे तो ये बंजर हो जाएगी। मैं एक जगह जानता हूँ, मेरे पीछे आओ। एरोटिका बोली। मुझे संदेह है कि लड़ाई इतनी लंबी चलेगी, लेकिन ठीक है। एरोटिका ने नक्स की बात को अनसुना कर दिया और भागने लगी। नक्स उसके पीछे पीछे चला। एरोटिका ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसे उसके साथ रहने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। अंत में एरोटिका ने जानबूझकर गति धीमी कर दी, जिससे दूसरों को भी उनका अनुसरण करने की अनुमति मिल गई। 5 मिनट बाद वे सभी ब्लड हिल जंगल के निषिद्ध क्षेत्र में चले गए। 2 किलोमीटर के दायरे का एक समतल मैदान, ऋषियों के बीच युद्ध के लिए उपयुक्त स्थान। नक्स और एरोटिका दोनों एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। बिना समय बर्बाद किए एरोटिका के हाथ के सामने एक जादुई घेरा बन गया। हमारे आसपास का तापमान बढ़ गया। आखिरकार मैं अपने सभी मंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ का मन घनत्व अब दानव महाद्वीप के समान है। एरोटिका अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और मौत का लांस, उसने बुदबुदाया और उसके हाथ के सामने जादू का घेरा चमक उठा और मैना को पागलों की तरह चूस लिया। जल्द ही हवा में अग्नि तत्व भी चले गए। मन द्वारा प्रवर्धित उग्र लपटों से बना एक लांस बनाया गया और हुश, बिना कोई समय बर्बाद किए वह नक्स की ओर चला गया और अपने पीछे आग की लपटें इतनी गर्म छोड़ गया कि वह जमीन में जल गईं। फायर लांस को अपनी ओर बढ़ता देख नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। अब ये खतरनाक है, वह बोला और फिर उसने अपना हाथ हिलाया। चैप्टर 704 गिव अप, एरोटिका, द फाइट इज ओवर। कबूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे 1 किमी के दायरे में सब कुछ पूरी तरह से राख में बदल गया। जमीन जो कभी हरी घास से ढकी हुई थी, अब जलकर काली हो गई थी। कहीं भी जीवन का कोई निशान नहीं था। हमला निश्चित तौर पर जोरदार था।
नक्स और उसकी पत्नियों द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज़ से अधिक मजबूत। यहाँ तक कि माया और वेरेना के चेहरे पर भी हैरान करने वाले भाव थे। माया ने कहा, ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मजबूत था। उसे लांस ऑफ डेथ का उपयोग किया गया है, आपको क्या उम्मीद थी? वह उसका सबसे मजबूत मंत्र है, याद है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अब एक ऋषि है जिसने उसके जादू की शक्ति को बढ़ा दिया होगा, वारेना ने समझाया। लेकिन एरोटिका का हमला डराने वाला जरूर था, लेकिन लांस अचानक बिल्कुल अलग जगह पर कैसे प्रकट हो गया? माया ने चेहरे पर संदेह के भाव लाते हुए सवाल किया। हाँ, लांस में वह भयानक ताकत थी, लेकिन जैसे ही वह नक्स से टकराने वाला था वह अचानक गायब हो गया और एक पूरी तरह से अलग जगह पर दिखाई दिया और एक पेड़ के अलावा किसी पर भी हमला नहीं किया। बेशक बेचारा पेड़ नष्ट हो गया और उसकी राख भी नहीं बची, लेकिन यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को मार भी नहीं सकते तो जोरदार जादू करने का क्या मतलब है? वेरेना और माया ने नक्स की पत्नियों की ओर देखा, अपने सवालों का जवाब चाहा। हालांकि उनके चेहरे पर हैरान भाव देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें भी नहीं पता कि क्या हो रहा था। वह मेरठ है ना? एस्टारिया ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ सवाल किया। मैं तो यही सोचता हूँ, हाँ, अमाया ने उत्तर दिया। लेकिन ऐसा क्यों है? इतना मजबूत? एम्बर ने अपनी बात पूरी की। हाँ, मेरा इतना मजबूत कभी नहीं था। यदि ऐसा होता तो नक्स के पास एक पूर्ण सुरक्षा होती जिसे कोई भी भेद नहीं पाता। मेरे सभी मुक्कों को भी नहीं रोक सका, उस स्तर के एक जादू की तो बात ही छोड़ दें। बस कैसे? एस्टारिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह अकेली नहीं थी, बाकी सभी पत्नियों के चेहरे पर भी यही भाव थे। वह आपका सबसे मजबूत जादू नहीं था, है ना? अचानक एरोटिका ने नक्स की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से मुड़ी और देखा कि नक्स उसके ठीक पीछे खड़ा था, अपनी जेब में हाथ डाले हुए। अगर कोई साधु इतना ही ताकतवर होता तो मुझे निराशा होती। अरे, मैं तो बस खेल रहा था, फिर मुझे गंभीर हो जाने दो, एरोटिका ने जवाब दिया। और फिर नक्स के आसपास हवा में लगभग 20 जादुई मंडलियां दिखाई दीं। हालांकि एरोटिका ने उन्हें प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं दिया। आग का गोला उसने कास्ट किया और एक साथ सभी 20 मैजिक सकल चमक गए और नक्स पर फायरबॉल की शूटिंग शुरू कर दी। निस्संदेह इनमें से कोई भी फायरबॉल ऐसा नहीं था जिसे कोई भी सिर पर ले सकता था। उनका नाम बुनियादी लग सकता है, लेकिन अंत में यह एक जादू था, और यहाँ तक कि एक बुनियादी जादू भी एक भयानक शक्ति से भरा हुआ था। हालांकि नक्स बहुत चिंतित नहीं दिखे। अपनी जेब से हाथ निकाले बिना उसने बस अपने पैर को थपथपाया। उसके पैरों के नीचे एक गहरे बैंगनी रंग का खंभा बन गया और वह हवा में उड़ गया, जिससे नक्स भी ऊपर उड़ गया। इस एक कदम ने सभी जादुई वृत्तों को बेकार कर दिया। बूम बूम बूम, सभी आग के गोले गहरे बैंगनी स्तंभ पर दागे गए। हालांकि एक बार जब धूल साफ हो गई तो ये पता चला कि वे भयावह आग के गोले स्तंभ पर एक छोटा सा जला हुआ निशान भी छोड़ने में विफल रहे। इसे नष्ट करना तो दूर की बात है। हालांकि एरोटिका ने हार नहीं मानी। उसने और अधिक जादुई वृत्त बनाए और नक्स पर निशाना साधा। हालांकि नक्स बस हवा में उछला। उसके नीचे एक और स्तंभ दिखाई दिया जो उसे एक अलग ऊंचाई पर ले गया और सभी आग के गोले को फिर से चकमा दे दिया। एरोटिका ने उस पर हमला करना जारी रखा। हालांकि नक्स ने अलग अलग ऊंचाइयों के नए स्तंभ बनाना जारी रखा, जिससे एरोटिका के लिए उस पर निशाना लगाना कठिन हो गया। 5 मिनट ऐसे ही बीत गए। एक ऋषि के रूप में एरोटिका के पास पर्याप्त मात्रा में मन था। फायरबॉल जैसे बुनियादी मंत्र उसकी आंखों में कुछ भी नहीं थे। हालांकि नक्स बहुत थका हुआ नहीं लग रहा था, क्योंकि एरोटिका ने हमला करना जारी रखा। उसने बचाव करना जारी रखा और इस दौरान उसके हाथ अभी भी उसकी जेब में थे। इधर उधर खेलना बंद करो, एरोटिका झुंझलाहट में चिल्लाए। नक्स ने एक खंभे के ऊपर से एरोटिका को देखा और फिर मुस्कुराया। आप सही हैं, मुझे लगता है कि यह काफ़ी है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। एरोटिका ने खुद को एक गंभीर लड़ाई के लिए तैयार किया। हालांकि नक्स ने स्तंभ के शीर्ष पर एक कुर्सी बनाई और बैठ गया। छोड़ो एरोटिका, लड़ाई खत्म हो गई है। तुम्हारे सपनों में मैंने अभी तक अपने मन का 10% भी उपयोग नहीं किया है। आप इससे बचाव नहीं कर पाएंगे, नक्स ने उत्तर दिया। आप जितना सोचते हैं मेरी रक्षा उससे अधिक मजबूत है। क्या आप निश्चित हैं कि आपको ऐसा कहना चाहिए? अपने चारों ओर देखें, नक्स ने उत्तर दिया। एरोटिका ने भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह अनगिनत बैंगनी काले स्तंभों से घिरी हुई थी। आप पहले से ही मेरे डोमेन के अंदर हैं एरोटिका, बस हार मान लेना। क्या आप इससे भी बदतर हैं? एरोटिका ने चुनौती दी, क्योंकि उसने एक और मंत्र तैयार किया। इस बार हालांकि इससे पहले कि वह अपना जादू पूरा कर पाती, एक बैंगनी रंग का स्पाइक जमीन से बाहर निकला और उस पर निशाना साधा। वह पीछे हट गई और चकमा दे गई। हालांकि एक और स्पाइक उसके पीछे खंभे से बाहर आया और फिर से उसके सिर पर निशाना साधा। एरोटिका बमुश्किल बच पाए, हालांकि कुछ और स्पाइक्स ने उसके पूरे शरीर पर निशाना साधा। एरोटिका असहाय थी।
वह इन सभी स्तंभों से घिरी हुई थी जो किसी भी समय नक्स के शून्य कास्टिंग समय में एक घातक स्पाइक उत्पन्न कर सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गई या उसने क्या किया, इन सभी स्पाइक से बचना बिल्कुल असंभव था। दरअसल एरोटिका को पहले से ही पता था कि नक्स जानबूझकर उसे चकमा दे रहा है। अगर वह चाहता तो उसे यहीं और अभी खत्म कर सकता था। वह ये लड़ाई पहले ही हार चुकी थी। हालांकि वह अभी भी हार नहीं मानना चाहती थी। उसने चारों ओर देखा और एक रास्ता देखा। फिर उसने उस तकनीक का उपयोग किया जो उसने हाल ही में इस महाद्वीप में लोगों से सीखी थी। बॉडी कल्टीवेटर की तरह मन का उपयोग करते हुए उसके चारों ओर का मन उसके पैरों की ओर चला गया और फिर वह दौड़कर इन सभी खंभों से दूर चली गई। ये देखकर नक्स ने बस आह भरी। आप नहीं जानते कि कब हार माननी है ना? फिर वह गायब हो गया। एरोटिका ने खुद को तैयार किया। उसकी बाहों के सामने एक जादुई घेरा दिखाई दिया और ज्वाला कवच। उसने एक जादू किया और आग की लपटों से बने एक कवच ने उसके शरीर को घेर लिया। उसका सामना करने के लिए तैयार एरोटिका ने नक्स का इंतजार किया। हालांकि वह कहीं नजर नहीं आया। एरोटिका ने भौहें चढ़ा ली। उसने अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी और उसे महसूस करने के लिए मन का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसे ढूंढने में असफल रही। तभी एरोटिका ने अनजाने में अपनी पलकें झपकाईं और अचानक नक्स उसके ठीक सामने आ गया। कोशिश करो और इसे ब्लॉक करो। नक्स हंसा। एरोटिका मुस्कुराई, अपने कवच पर पूरा भरोसा करते हुए जो उसने खुद पर डाला था। हालांकि जैसे ही नक्स की तलवार ने उसके कवच को छुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ। किसी तरह नक्स के हमले ने उसके कवच को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। खुकक। चैप्टर 705 Why are your abilities different than before? खौक। जैसे ही नक्स की तलवार एरोटिका के कवच को छू गई, उसने खून की खांसी निकाली। उसकी आंखें भारी हो गईं और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका मन सवालों से भरा था। हालांकि उसमें अब और टिकने की ताकत नहीं थी और वह बेहोश हो गई। लेडी एरोटिका। ये दृश्य देखकर माया और वेरेना के भाव बदल गए। वे तेजी से युद्ध के मैदान की ओर दौड़ीं और बिना कुछ कहे उन्होंने नक्स पर हमला कर दिया। नक्स उनके हमले से बच गया। आप दोनों क्या रहे हो? उन्होंने सवाल किया। हालांकि माया और वेरेना ने कोई जवाब नहीं दिया और हमला करना जारी रखा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माया के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। जैसे ही वह नक्स की ओर बढ़ी और हमला किया, नक्स ने अपनी तलवार से उसके हमले को रोक दिया और उन दोनों ने चालों का आदान प्रदान जारी रखा। अब तक वेरेना, जो पीछे रह गई थी, ने अपना जादू तैयार कर लिया था। विनाश, उसने बोला। नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसके पैर के नीचे एक विशाल जादुई चक्र दिखाई दिया। क्या वह पागल है? इस हमले से माया को भी नुकसान होगा। नक्स समझ नहीं सका। हालांकि उसके पास समझने का समय नहीं था। कबूम! एक विशाल विस्फोट ने नक्स और माया दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। नक्स। एस्टारिया की अभिव्यक्ति बदल गई। वह और नक्स की अन्य पत्नियां पहले से ही युद्ध के मैदान की ओर भाग रही थीं। उन्होंने एक सेकंड भी इंतजार नहीं किया और वेरेना पर हमला कर दिया। वेरेना, जिसने अभी अभी इतना बड़ा जादू किया था, एस्टारिया की तलवार लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को बचाने की कोशिश करना छोड़ दिया। हालांकि कुछ सेकंड बाद, जब उसे अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक काले बालों वाला आदमी उसके सामने खड़ा था, जो अपनी उंगलियों से एस्टारिया के हमले को रोक रहा था। ठीक है, क्या हमें इसे अब बंद कर देना चाहिए? नक्स ने पलटते हुए कहा। आप कैसे हैं? आउच! इससे पहले कि वेरेना अपना वाक्य पूरा कर पाती, नक्स ने उसके माथे पर अपनी उंगली फेरी और बोला, अब क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम दोनों ने मुझ पर हमला क्यों किया? नक्स ने प्रश्न किया। कमीने, तुमने लेडी एरोटिका पर हमला किया। स्पैरिंग इसी तरह काम करती है, मूर्ख! नक्स ने जवाब दिया। वेरेना चुप हो गई। आपने अपने ही साथी पर भी हमला किया। आप क्या सोच रहे थे? नक्स बोला और अचानक वेरेना की अभिव्यक्ति बदल गई। माया, कहाँ? चिंता मत करो, वह ठीक है, एरोटिका की तरह। TSK, विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे उन लोगों की रक्षा करने की जरूरत है जो मुझ पर हमला कर रहे हैं। नक्स बड़बड़ाया। वेरेना की अभिव्यक्ति बदल गई। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास कई सवाल हैं, लेकिन मैं अभी चुप रहूंगा। नक्स ने उत्तर दिया। फिर वह अपनी पत्नियों की ओर मुड़ा और प्यार से मुस्कुराया। और आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे दोनों मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे, भले ही उन्होंने मुझ पर नींद में ही हमला कर दिया हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वेरेना को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस बयान पर क्या प्रतिक्रिया दें। ये कमीना, वह उसे पूरी तरह से कम आंक रहा था। हालांकि उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार था। इस आदमी ने न केवल उसके हमले को रोका, उसने माया को भी बचाया और फिर उसे अपनी पत्नियों से भी बचाया, और इस पूरे समय में उसने जरा भी पसीना नहीं बहाया। वैसे भी, जैसा कि मैं कह रहा था, वे दोनों ठीक हैं, वे अभी बेहोश हुए हैं, वे जल्द ही जाग जाएंगे। माया और भी जल्दी जाग जाएगी। मुझे ये भी नहीं पता कि वह क्यों बेहोश हो गई। शायद मैं थोड़ा भागा था, उसे ले जाते समय बहुत तेज गति से चलना।
नक्स ने कंधे उचकाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वरेना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैंने दोबारा जो किया उसके लिए मैं गहराई से माफ़ी मांगता हूँ। उसने सिर झुका लिया। चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। नक्स ने सिर हिलाया। नक्स। मामला शांत होता देख अमाया ने नक्स की ओर रुख किया और फ़ोन किया। क्या हुआ? आपके हमले इतने शक्तिशाली कैसे थे? मेरठ ने उस हमले को विफल कर दिया जो सचमुच हम में से किसी को भी मिटा सकता था, और डार्क एमेथिस्ट को भी। उन भयानक फायरबॉल्स ने उन स्तंभों पर कोई निशान भी नहीं छोड़ा। ब्लिंक फॉल्ट नावड्रेन के खिलाफ भी काम करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, जो पहले केवल एक छद्म ऋषि था, लेकिन अब इसने एक ऋषि के खिलाफ काम किया। इतना ही नहीं, आपने ब्लिंक फॉल्ट का उपयोग किया और पूरी तरह से ठीक है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या हुआ? आपकी क्षमताएं पहले से भिन्न क्यों हैं? क्या आपने उन्हें अपग्रेड किया? आपको अंक कहाँ से मिले? अमाया ने ये सभी प्रश्न पूछते समय उनके टेलीपैथिक कनेक्शन का उपयोग किया। मैंने क्षमताओं को उन्नत नहीं किया, मेरे पास ऐसा करने के लिए अंक नहीं हैं, और आप ये भी जानते हैं। नक्स ने उत्तर दिया। तो कैसे? यह मेरी खेती के कारण है। अमाया ने भौहें सिकोड़ लीं। आपकी खेती ने पहले कभी आपकी क्षमताओं को प्रभावित नहीं किया। ठीक है, अब चीज़ें अलग हैं। मुझे लगता है कि यह सार के कारण है। इससे आपकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन जानता है? नक्स ने अपने चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उस मुस्कान को देखकर अमाया का चेहरा झुंझलाहट से घूम गया। जैसे ही उसने ये भाव देखा, उसे पता चल गया कि नक्स उसे कुछ नहीं बताएगा। हालांकि उसने उसे जो छोटे छोटे उत्तर दिए, उससे उसे एहसास हुआ कि किसी तरह एसेंस नक्स की क्षमताओं को प्रभावित कर रहा था और उन्हें मजबूत कर रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि अब आप सम्राटों पर गुलाम सील का उपयोग कर सकते हैं? अमाया ने सवाल किया। हालांकि नक्स ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, तो हमें उन सभी का परीक्षण करने की ज़रूरत है। अमाया ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बुदबुदाया। खैर, फिर भी यह एक अच्छी खबर है। अमाया ने सिर हिलाया और नक्स ने भी सिर हिलाया। तुम सब चुप क्यों हो? अचानक वेरेना बोली। उसने संदेह से अपनी भौहें उठाईं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग मुझे शामिल किए बिना किसी तरह एक दूसरे से बात कर रहे हैं? क्या आप में एक दूसरे के दिमाग को पढ़ने की शक्ति है या कुछ और? आप नहीं जानते। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको ये सुनने की क्षमता मिल जाती है कि वे अपने मन में क्या कह रहे हैं। ये भी अपना सच्चा प्यार पाने का एक तरीका है। नक्स ने अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। नक्स पर नज़र डालते ही वेरेना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक मिनट के लिए उसने वास्तव में नक्स ने जो कहा उस पर विचार किया, लेकिन अंत में, मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार मत करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने इसे पहले शुरू किया। आखिर हम कैसे सुने कि दूसरा व्यक्ति अपने मन में क्या कह रहा है? ये सिर्फ एक मजाक था। वारेना ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मैं यह अवश्य जानता हूँ। नक्स हंसा। वैसे भी चलो उन्हें उनके कमरे में ले चलें, हमें बहुत कुछ तैयार करना है। नक्स ने बोलते हुए एरोटिका को अपनी बाहों में उठाया। वेरेना ने माया को उठाया और वे सभी अपने कमरे की ओर चले गए। बैरियर गिरने में ज़्यादा समय नहीं बचा था, उन्हें तेजी से आगे बढ़ना था। पत्नियों ने तुरंत 1000 लोगों को चुनने पर काम करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अपने साथ ले जाएंगी। जहां तक नक्स की बात है, ठीक है, अपनी पत्नियों के अलावा ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिन्हें वह अपने साथ लाना चाहता था। वहां उसके वे सहपाठी थे जब वह अकादमी गया था और इवन और अरविना से मिला था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वे इतने करीब नहीं थे। अगर उसकी पत्नियां 1000 लोगों का चयन नहीं कर पाती तो वह उन्हें जोड़ सकता था, लेकिन फिर वहां उनके परिवार और सभी लोग थे। वह ये परेशानी भरा था और वर्तमान में नक्स के पास इन सब से निपटने का समय नहीं था। वहां लॉरेंस और अन्य सैनिक भी थे, लेकिन एम्बर इसका ध्यान रखेगा, इसलिए नक्स ने खुद को बहुत अधिक शामिल नहीं किया। उनके जाने के बाद ही उन्होंने इस हिस्से पर काम किया। उन्हें एक नए शासक की आवश्यकता थी। नक्स के मन में पहले से ही एक व्यक्ति था, एलिंजर वुड्स राजवंश का राजवंश। उसके जैसा आदमी वैसे भी बाहरी दुनिया में जीवित नहीं रह पाएगा। नक्स ने यह नहीं सोचा था कि बाहरी महाद्वीपों के लोग यूं ही हमला कर देंगे। अगर इस महाद्वीप का शासक एलिंगर उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है तो वे उसे ऐसा करने देंगे। कठपुतली राजा, इससे उन्हें सब कुछ स्वयं करने की परेशानी से राहत मिलेगी। एलिंगर अभी वैसे भी एक कठपुतली राजा के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए एलिंगर के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। इसके अलावा नक्स ने पहले से ही उस पर नज़र रखने के लिए एलिंगर के कुछ मंत्रियों को गुप्त रूप से गुलाम बना लिया था। इतना ही नहीं, बल्कि उसने इस महाद्वीप पर कुछ गुलाम भी छोड़ दिए। इस तरह नक्स इस महाद्वीप में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में खुद को अपडेट रखता रहेगा। ये सब सोचते हुए नक्स ने एलिंगर से मिलने का फैसला किया। कुछ बातचीत के बाद एलिंगर सहमत हुए। उन्हें बाहरी महाद्वीपों और उस सब के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि मजबूत लोग आ रहे थे और नक्स और उनकी पत्नियों के विपरीत उनके पास अपने राजवंश को छोड़ने का कोई कारण नहीं था। सिर्फ एक ही दिन में स्काईफॉल किंगडम, स्कैडी किंगडम और सॉलिड अर्थ किंगडम ने वुड्स राजवंश को सौंप दिया।
इसने बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। एलिंगर को ये खबर फैलाने के लिए अपने कई लोगों को पूरे महाद्वीप में भेजना पड़ा और लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। जहां तक नक्स और उसकी पत्नियों का प्रश्न है, खैर उन सभी ने महाद्वीप छोड़ दिया और एक पूरी तरह से अलग दुनिया में चले गए। असली यूनियल चैप्टर 706 आइशलस्ट एन अभी तक संपादित नहीं किया गया है। मत पढ़ो। ये बहुत बड़ा है। तुमने ये चीज़ कैसे बनाए और यह पानी में कैसे नहीं डूब रही है? हाँ, ये चीज़ तो बस बहुत बड़ी है। ये कैसे तैर रही है? नक्स की महिलाएं अपने चेहरे पर हैरानी भरी झलक के साथ बोलीं। उन्होंने चारों ओर देखा और ध्यान से उस जहाज को देखा जिस पर वे खड़ी थीं। उग, हमसे मत पूछो, छोटे कमीनों ने यह बात बनाई है। एरोटिका ने कंधे उचकाए। शॉर्टी बास्टर्ड्स। अमाया ने भौहें सिकोड़ लीं। बौने, वह जाति जो सृजन में माहिर है। यह जहाज उनके द्वारा बनाया गया था, माया ने उत्तर दिया। लेकिन फिर भी, भले ही इसे बौनों ने बनाया हो, यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इसमें 1000 से अधिक लोग सवार हैं। क्या ऐसे जहाज यनियल में आम हैं? इवन ने अपने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। हो, सामान्य? बिल्कुल नहीं। हालांकि बौने निर्माण में विशेषज्ञ होते हैं, वहाँ कीमतें भी उतनी ही अधिक होती हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह का जहाज नहीं खरीद सकता। माया चेहरे पर गर्व का भाव लाते हुए बोली। अमाया ने माया की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर चिढ़ाते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हम उस चीज़ के लिए भारी कीमत चुकाना जिसका केवल एक ही काम था, लगभग 1000 लोगों को ले जाना और समुद्र के रास्ते यात्रा करना। क्या बर्बादी है! क्या राक्षस सचमुच इतने मूर्ख हैं या ये सिर्फ सेक्स दानव वाली बात है? अमाया की टिप्पणी सुनकर माया की अभिव्यक्ति बदल गई। अरे, इसका एकमात्र कार्य लगभग 1000 लोगों को ले जाना है। आप एक ही समय में इतने अहंकारी और अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? वह हंसी। यहाँ कुछ मूर्खतापूर्ण करने का प्रयास करें और आपको पता चल जाएगा कि इस जहाज के अन्य कार्य क्या हैं। ओह, आपका क्या मतलब है? नक्स ने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। यह जहाज एक रक्षा प्रणाली से लैस है जो कि अगर कोई अर्धसंत हम पर हमला करता है तो भी रक्षा कर सकता है, और सुरक्षा सिर्फ बाहर से नहीं है, यह आपको अंदर से भी बचाता है। भले ही हमलावर किसी तरह जहाज के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाए, हम खतरे को तुरंत बेअसर करने की शक्ति है। इतना ही नहीं, इस जहाज के अंदर 15 तोपें भी लगी हुई हैं और एक तोप एक महान ऋषि को खत्म करने की ताकत रखती है। और यदि हम एक ही समय में सभी 15 तोपों का उपयोग करते हैं तो हम एक अर्धसंत को मार सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हम जैसे साधारण सम्राट यनियल के आसपास कैसे यात्रा कर रहे थे? इसी ने हमें आत्मविश्वास दिया है, माया ने उत्तर दिया। तो आप कह रहे हैं कि यह जहाज अपने आप में एक सुरक्षात्मक और हमलावर कलाकृति की तरह है? आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ। माया ने सिर हिलाया। और यह जहाज इतना महंगा है कि सामान्य लोग इसे खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में, वे शॉर्टीज किसी भी सामान्य व्यक्ति से बात भी नहीं करेंगे यदि वे इस जहाज का उल्लेख करते हैं। माया ने सिर हिलाया। फिर आपके पास ये कैसे है? क्या आप सभी सामान्य सेक्स दानव नहीं थे? नक्स ने सवाल किया और अचानक माया की अभिव्यक्ति बदल गई। वह चेहरे पर दोषी भाव लेकर तेजी से एरोटिका की ओर मुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति देखकर एरोटिका हंसी, फिर उसने नक्स और उसकी पत्नियों की ओर देखा और मुस्कुराए। ये सोचकर कि आप सभी मेरी पहचान के बारे में इतने उत्सुक होंगे। हम कैसे नहीं कर सकते? एक सम्राट स्टेज सक्कुबस अन्य सम्राट स्टेज सक्कुबस के आसपास आदेश दे रहा है। आप विशेष रूप से मजबूत नहीं हैं, लेकिन ये राक्षस आपसे डरते थे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब आप बेहोश हो गए तो माया और वेरेना कैसे घबरा गईं। वे प्रतिक्रियाएं सामान्य नहीं थीं, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी ये बताने में सक्षम होगा कि आप एक सामान्य सक्कुबस नहीं हैं। नक्स ने विश्लेषण किया। वैसे भी, अब आपकी सुरक्षा के लिए आपका जहाज आपके पास है न? कैसा रहेगा यदि आप पीछे हटना बंद कर दें और वास्तव में अपना परिचय दें? उसकी बातें सुनकर एरोटिका मुस्कुरा दी। क्या ये वास्तव में मायने रखता है? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? नक्स वापस मुस्कुराया। और ठीक है, यदि आप इतने उत्सुक हैं तो केवल आपके लिए मैं अपना परिचय दूंगा। एरोटिका मुस्कुराई, फिर उसके चारों ओर की आभा बदल गई। उसकी बैंगनी आंखें चमकने लगी, उसके पंख आधे मीटर से बढ़कर 1.5 मीटर लंबे हो गए, उसके बाल हवा में तैरने लगे और फिर वह सुंदर ढंग से झुक गई। मेरा नाम आयशा लस्ट है, वासना राज्य की सबसे युवा राजकुमारी, 42 दानव राज्यों में से एक। उसके चारों ओर की आभा मजबूत हो गई और अन्य राक्षसों, जिनमें माया और वेरेना भी शामिल थे, ने अपना सिर नीचे कर लिया। नक्स ने देखा कि उनके पैर कांप रहे थे। माया और वेरेना तुलनात्मक रूप से शांत थे, हालांकि वे भी कांप रहे थे। हालांकि नक्स और उसकी पत्नियां बिल्कुल ठीक थे। नक्स को एहसास हुआ कि उसकी आभा केवल राक्षसों को प्रभावित करती है। ये रक्त संबंधी चीज होनी चाहिए, जहां मजबूत रक्त संबंध वाले लोग किसी न किसी तरह कमजोर लोगों को प्रभावित करते हैं। नक्स ने मन ही मन सोचा और सिर हिलाया।
यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो उसके दिमाग में आया। नाम आयशा लस्ट, आयु 75, मन खेती, ऋषि, शारीरिक खेती, नश्वर, रेस डेमन सक्कोबस, व्यवसाय वासना राज्य की राजकुमारी, LVL 80, युद्ध शक्ति -177,214 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 293,236, संभावित 300,000 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 400,000। अचानक सिस्टम स्क्रीन नक्स के चेहरे के सामने आ गई और उसने भौहें चढ़ा लीं। उसका नाम बदल गया, वही व्यवसाय के लिए भी लागू होता है। द मोमेंट एरोटी ठीक है, आयशा ने अपना परिचय दिया, उसके बारे में जानकारी बदल गई। मिशन के लिए भी यही सच था। मिशन, भाड़ में जाओ आयशा वासना। विवरण, ठीक है, आयशा वासना को भाड़ में जाओ। इनाम 1000 रिक्त अंक। चेतावनी, यदि मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच अक्षम कर दी जाएगी। समय सीमा 30 दिन। नोट, यदि क्षमता क्रेविंग टच अक्षम है तो यह डाउन स्टेट में होगी और होस्ट को मुफ्त स्लॉट नहीं मिलेगा। मिशन स्थिति विफल, क्षमता स्पर्श की लालसा अप डाउन स्टेट में है। एरोटिका का नाम हर जगह बदल गया और इससे नक्स ने एक बात सीखी, मैं अब समझने की आंख पर भरोसा नहीं कर सकता। आयशा लस्ट हो, नक्स बुदबुदाया। आयशा मुस्कुराई, फिर उसके चारों ओर की आभा सामान्य हो गई और राक्षस, जो अपनी सांस रोककर वहां खड़े थे, ने अंततः राहत की सांस ली। एरोए, आयशा कितनी मजबूत है। वासना अवस्था, अचानक अमाया ने सवाल किया। ये सवाल सुनकर आयशा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। यह एक अजीब सवाल है। मेरा मतलब है, ये 42 दानव राज्यों में से एक है, ठीक है? तो एक अकेले दानव राज्य में कितनी ताकत होती है? मुझे नहीं पता कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दूं। आखिरकार आप यनियल और इसकी शक्ति के स्तर के बारे में बमुश्किल ही कुछ जानते हैं। लेकिन ठीक है, अगर मुझे जवाब देना होता तो मान लीजिए कि यदि आप कहते हैं कि आपका महाद्वीप लस्ट स्टेट का सहयोगी है, तब संपूर्ण यनिल सहित कोई भी इस पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। चैप्टर 707 आई विल गेट यू वन डे और अनदर। AN अभी तक संपादित नहीं किया गया है। ... लेकिन ठीक है, अगर मुझे जवाब देना होता तो मान लीजिए कि यदि आप कहते हैं कि आपका महाद्वीप लस्ट स्टेट का सहयोगी है, तब संपूर्ण यनिल सहित कोई भी इस पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। आयशा ने उत्तर दिया और अमाया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या आप कह रहे हैं कि यनियल में लस्ट स्टेट सबसे मजबूत ताकत है? ठीक है, वास्तव में नहीं। सभी राक्षस एक साथ वास्तव में सबसे मजबूत जातियों में से एक हैं, लेकिन वासना राज्य में राक्षसों को सबसे मजबूत नहीं माना जाता है। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। कोई भी दुश्मन बनाने से परेशान नहीं होगा केवल तुम्हारी जैसी महत्वहीन भूमि के लिए वासना राज्य से बाहर। आयशा ने जवाब दिया। तो क्या आप कह रहे हैं कि आप हमारी मदद कर सकते थे? इवन ने सवाल किया। ठीक है, अगर मैं वास्तव में कड़ी मेहनत करता हूं तो हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन अंत में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी माँ, हमारे राज्य की रानी से बात करनी होगी और ईमानदारी से कहूँ तो वह कमजोरियों को पकड़ने वाली नहीं है। अगर मैंने उससे ईमानदारी से अनुरोध किया होता तो वह आपकी जमीन की रक्षा करती, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो वह आप सभी को और मेरी माँ को तुच्छ समझती। खैर, वह जिनको नीची दृष्टि से देखती है उनके प्रति वह बहुत बुरी हो सकती है। और आपका व्यक्तित्व भी बिल्कुल मिलनसार नहीं है। आप किसी तरह मेरी माँ को परेशान कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो यनियल के सबसे मजबूत प्राणी भी आपको नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारी माँ इतनी ताकतवर है। मैंने तुमसे कहा था, है ना? वह वासना राज्य की रानी है। तुम्हें लगता है कि कोई भी राक्षस राज्य की रानी बन सकता है? मेरी माँ ही वह कारण है जिसकी वजह से लस्ट स्टेट इतना मजबूत है। वह एक दिव्य अवस्था सक्कुबस है। चेहरे पर गर्व के भाव के साथ अपनी चौड़ी छाती को ऊपर उठाते हुए आयशा ने खुलासा किया। दिव्य अवस्था वह नहीं है। क्या वह शिखर नहीं है? वास्तव में ऐसे बहुत से प्राणी नहीं हैं जो मेरी माँ के विरुद्ध खड़े हो सकें। निश्चित रूप से महापुरुषों के प्राणियों के अलावा। आयशा ने सिर हिलाया। किंवदंतियों के प्राणी, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा मत सोचो। वे सिर्फ किंवदंतियां हैं जो वयस्कों ने अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाई हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। ऐश ने कंधे उचकाए। नक्स ने इस बारे में भी सोचना बंद कर दिया। अभी उसके पास बात करने के लिए और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें थीं। तो तुम यनियल के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक की बेटी हो? वास्तव में, आयशा ने सिर हिलाया, वह सबसे प्यारी और बिगड़ैल भी है। अचानक माया ने टोक दिया। नक्स ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। अरे चलो, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आयशा बोली। माया ने आयशा की ओर देखा और फिर वह नक्स की ओर मुड़ गई। रानी ऐशत की 3 बेटियां हैं, लेडी रिस्लित या रिस्लित लस्ट सबसे बड़ी, लेडी मलिन, मलिन लस्ट बीच की बेटी, और फिर लेडी आयशा, आयशा लस्ट सबसे छोटी और लस्ट परिवार की सबसे बिगड़ैल संतान है।
सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, उसकी 2 बड़ी बहनें भी उसका बहुत ख्याल रखती हैं और उसकी बहनें कमज़ोर नहीं हैं, खासकर लेडी रिस्लिथ। वह रानी ऐशेत की उत्तराधिकारी है, इसलिए आप पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितनी मजबूत होगी। लेडी आयशा पर इन 3 प्राणियों का प्यार बरसता है, यही कारण है कि उसकी जिम्मेदारी की भावना इतनी खराब है। माया बोली, ओह, मैं एक जिम्मेदार महिला हूँ, ठीक है, आयशा ने जवाब दिया। माया और वेरेना ने चेहरे पर उदासी भरे भाव लिए हुए आयशा की ओर देखा। कोई भी समझदार राक्षस बिना किसी उद्देश्य के दुनिया के इस हिस्से में नहीं घूमेगा, केवल आप जैसे लोगों के पास ही ऐसा कुछ करने का समय होगा। आपको लगता है कि एक पूरी तरह से अज्ञात महाद्वीप में जाना आपके लिए एक बुद्धिमान निर्णय था अपनी माँ और बहनों को बताए बिना? माया ने प्रश्न किया। लेकिन हमने खुद को दिखाने से पहले पूरे महाद्वीप की अच्छी तरह जांच की थी, है ना? आयशा ने जवाब दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? आइए इस राक्षस को छोड़ दें। क्या आपको लगता है कि आप नॉर्ड्रेन और 10 सम्राटों के खिलाफ लड़ सकते थे? हम पीछे हट सकते थे, आयशा धीमी आवाज में बोली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। माया ने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति आयशा को ये जानने के लिए पर्याप्त थी कि वह क्या सोच रही है। वैसे भी, जैसा कि मैं कह रहा था, लेडी आयशा ऐसा कर रही है क्योंकि वह जानती है कि वह ऐसा कर सकती है। बेशक, वापस लौटने पर उसे उसकी बहनों और माँ द्वारा दंडित किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये तथ्य नहीं बदलेगा कि वह इतनी लापरवाह है क्योंकि उसे उसके परिवार ने बिगाड़ दिया था। माया बोली। नक्स और उसकी पत्नियों ने आयशा की ओर देखा, काश उनके चेहरे पर हैरानी भरी झलक होती। कौन जानता था कि यह राक्षस जो मूर्खतापूर्वक नक्स का पीछा कर रहा था, उसके साथ सोने की इच्छा कर रहा था, उसकी पृष्ठभूमि इतनी डरावनी थी। जब उसने नक्स की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया, तो आयशा के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई और उसने सवाल किया, क्या अब तुमने अपना मन बदल लिया है? खैर, हालांकि मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी पहचान जानने के बाद ही इस बात पर सहमत हो रहे हैं। मेरे साथ यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव अभी भी वैध है। मेरा विश्वास करो, मेरे पास रॉयल ब्लडलाइन है। एक बार इसका स्वाद चखने के बाद आप और भी मांगेंगे टिल्डा। आयशा ने चंचलतापूर्वक हंसते हुए फुसफुसाया। वास्तव में आप ऐसी नहीं लगती कि आप यूनियल की सबसे मजबूत शक्तियों में से एक की राजकुमारी हैं। नक्स ने आयशा की ओर देखते हुए टिप्पणी की, जो अभी भी अपने चेहरे पर चंचल भाव के साथ उसे देख रही थी। हे, तुम्हें क्या उम्मीद थी? मैं लस्ट स्टेट की राजकुमारी हूँ, आपको क्या उम्मीद थी? आयशा हंसी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया। आयशा फिर नक्स की ओर चली और फिर से सवाल किया, तो कैसा रहेगा? सिर्फ तुम्हारी पहचान से मेरा जवाब नहीं बदलेगा। नक्स ने उत्तर दिया, तुम्हें कोई मजा नहीं है टिल्डा। आयशा चिल्लाए। हालांकि किसी कारण से जब नक्स ने इस बार उसे अस्वीकार कर दिया तो उसके दिल को राहत महसूस हुई। यह एक विदेशी एहसास था जिसे आयशा समझ नहीं पाई, लेकिन यह बुरा नहीं था। क्या मैं अब उसके साथ सोना नहीं चाहती? आयशा ने मन ही मन प्रश्न किया। हालांकि जैसे ही उसकी नज़र फिर से नक्स पर पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका दाहिना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर था, उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। आयशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह बुदबुदाने लगी, मैं तुम्हें एक न एक दिन ले आऊंगा। चैप्टर 708 इट इज़ ए चॉइस यू हैव टू मेक। तो आप अरविना स्काईफॉल हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। राक्षसों की मान तक की यात्रा लंबी थी। बॉनो द्वारा बनाया गया जहाज तेज था, हाँ, लेकिन साथ ही यूनियल भी बहुत बड़ा था। नक्स महाद्वीप से राक्षसों के महाद्वीप तक उन्हें बिना रुके पूरे 5 दिनों तक यात्रा करनी पड़ी। बेशक जहाज बेहद बड़ा था। जहाज के अंदर लगभग 20 कमरे थे। राक्षसों, नक्स और नक्स की पत्नियों ने उन कमरों पर कब्जा कर लिया था। बाकी कमरों के लिए खैर उन्हें समायोजित करना पड़ा। निस्संदेह उनमें से किसी को भी इसका बुरा नहीं लगा। जब हर कोई अपना काम कर रहा था, आयशा अरविना की ओर बढ़ी और बोली, आपसे मिलकर खुशी हुई, राजकुमारी आयशा। अरविना ने आयशा की ओर देखते हुए उत्तर दिया, आपको मुझे इस तरह संबोधित करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे आयशा कह सकते हैं। आयशा मुस्कुराए, आप मेरे उद्धारकर्ता की तरह हैं। आपको आपके नाम से बुलाना, आपकी स्थिति का उल्लेख न करना असभ्य होगा। भले ही हम अपनी खेती के अनुसार चलें, मेरे जैसा किंग स्टेज कल्टीवेटर संभवतः एक ऋषि के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उपघर, अगर आप मुझे इतना सम्मान देते रहेंगे तो मेरे लिए चीज़ें कठिन हो जाएंगी। आपका क्या मतलब है? अरविना ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। आप नक्स के शिक्षक थे, है ना? आयशा ने सवाल किया। हाँ, मैंने उसे थोड़ा बहुत सिखाया था, लेकिन मैं उसे केवल वही सिखा रहा था जो मेरे शिक्षक ने उसे सिखाया था। अब जब वह सीधे मेरे शिक्षक से सीख सकता है, तो मैं उसे और कुछ नहीं सिखा सकता। वह पहले से ही उससे कहीं ऊंचे स्तर पर है। मुझे, अरविना ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप विशेष रूप से दुखी नहीं दिखते। मैं दुखी क्यों होऊंगा? अरविना ने भौहें चढ़ा दी। मैं बहुत भाग्यशाली था कि उसके जैसे राक्षस को शिक्षा दे सका। हालांकि ज़्यादा नहीं, मेरी शिक्षाएं अभी भी उसमें अंतर्निहित हैं।
वह आज जिस राक्षस के रूप में है उसे बनाने में मैंने मदद की। निराश होने की बजाय मुझे इस पर गर्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मैं। ओह, मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि तुम इंसान कैसे काम करते हो। वैसे भी मैं यहाँ इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करने के लिए नहीं था। मैं आपकी मदद चाहता था। मेरी मदद? बेशक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ राजकुमारी आयशा। मैं नक्स को अपने बिस्तर में कैसे खींचूं? आयशा ने सवाल किया। अरविना ने कुछ बार पलकें झपकाईं। उसने जो सुना उसे पचा नहीं पाई। वह आपका छात्र था, है ना? तो आपको उसके बारे में एक या दो बातें पता होनी चाहिए जो मुझे उसे अपने बिस्तर पर खींचने में मदद कर सकती हैं, है ना? मैंने पहले ही वह सब कुछ करने की कोशिश की है जो मैं कर सकता था, लेकिन वह आदमी अभी भी है हमेशा की तरह उदासीन। यदि उसकी वे पत्नियां न होती तो मुझे उसकी कामुकता पर संदेह होता। वो लड़कियां गोंद की तरह हमेशा उससे चिपकी रहती हैं। तसिक, बस उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, क्या तुम ऐसा करोगे? आयशा ने आह भरी। यहाँ तक कि आप भी? अचानक अरविना ने आह भरी। कुछ नहीं, अरविना ने सिर हिलाया। मुझे कुछ सुझाव दीजिए, क्या आप देंगे? मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है राजकुमारी आयशा। ये कैसे संभव है? क्या आप उसके शिक्षक नहीं थे? मैं था, और यही कारण है कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। एक शिक्षक अपने छात्र के बारे में ऐसा कुछ कैसे जान सकता है? लेकिन क्या तुमने उसके साथ सेक्स नहीं किया? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अरविना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुमने नहीं किया? आयशा के चेहरे के भाव बदल गए। मैं अपने छात्र के साथ यौन संबंध क्यों बनाऊंगा? आप ऐसा कैसे नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप दोनों ने एक साथ कई घंटे बिताए थे। हमने किया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने उसे तलवारबाजी सिखाई और कुछ नहीं। लेकिन आप उसके साथ एक कमरे में कैसे रह सकते हैं और सेक्स नहीं कर सकते? हम सेक्स राक्षस नहीं हैं राजकुमारी आयशा। हम इंसान हैं। लेकिन क्या मनुष्य भी प्रजनन नहीं करते? सेक्स एक सामान्य बात है, आयशा ने जवाब दिया, और उसकी बातें सुनकर अरविना के चेहरे सख्त हो गए। सेक्स कोई सामान्य बात नहीं है राजकुमारी आयशा। शायद आपके लिए सेक्स दानव ये हो सकता है, लेकिन हम इंसानों के लिए, विशेष रूप से नक्स जैसे किसी व्यक्ति के लिए, किसी के साथ यौन संबंध बनाना कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि सेक्स के प्रति आपका दृष्टिकोण ही नक्स को सबसे पहले आपसे दूर खींचता हो। नक्स जैसा पुरुष किसी महिला के साथ तब तक यौन संबंध नहीं बनाता जब तक कि वह उससे शादी करने का इरादा न रखता हो। उसके लिए सेक्स एक पवित्र चीज़ है जो केवल उसकी पत्नियों के साथ ही किया जा सकता है। दूसरी ओर आप पूरी तरह से अलग हैं। एक सेक्स दानव के रूप में सेक्स आपके लिए एक आकस्मिक चीज़ है, कुछ ऐसा जो आप किसी भी यादृच्छिक आदमी के साथ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। विचारों में इतनी असमानता के साथ नक्स का आपसे दूर रहने का निर्णय बिल्कुल स्वाभाविक है। अरविना ने समझाया। तो आप कह रहे हैं कि नक्स को मेरा किसी के साथ सेक्स करना पसंद नहीं है? मैं इसे रोक सकता हूँ। बस ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप अपने आप पर नियंत्रण रखें और नक्स को अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए मना लें, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या आप उसके साथ और अकेले रह पाएंगे? क्या आप भविष्य में आपको आकर्षक लगने वाले किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध न बनाने की इच्छा को नियंत्रित कर पाएंगे? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने पहले ही उसे अपने बिस्तर में खींच लिया है ना? मिशन पूरा हो गया है। आयशा समझ नहीं पाए। यही मैंने कहा था, अगर नक्स तुम्हारे साथ यौन संबंध बनाता है तो वह तुम्हें अपनी पत्नी बना लेगा, और उसकी पत्नी के रूप में तुम उसके अलावा किसी और के साथ यौन संबंध नहीं बना पाओगी। हालांकि ये जानते हुए भी तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। ऐसा करने के लिए वह खुद को रोक रहा है और आप पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन इससे फर्क क्यों पड़ता है? उसने मेरे साथ सेक्स किया, मैंने उसके साथ सेक्स किया, हम दोनों ने मजा किया, और अब हम अपने सामान्य जीवन में वापस आ गए हैं। समस्या क्या है? साथ ही आप अपना पूरा जीवन केवल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ यौन संबंध बनाकर कैसे बिता सकते हैं? वह कैसा जीवन है? विविधता कहाँ है? रोमांच कहाँ है? मनोरंजन कहाँ है? ठीक है, ये तो ऐसा ही है। वह आप पर अपना कोई मूल्य तो नहीं थोप रहा है। यह आप ही हैं जो उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं, अन्यथा नहीं। आयशा और अरविना को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। वे पीछे मुड़े और अल्लुरा को उनकी ओर आते देखा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, है ना? अगर आपने अपना यह अनौपचारिक रवैया नहीं बदला तो चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको कभी भी नक्स नहीं मिलेगा। निष्कर्ष के तौर पर यह एक विकल्प है जिसे आपको बीच में चुनना है, नक्स या दुनिया का हर दूसरा आदमी। चैप्टर 709 व्हाट इफ यू डू फाइंड समवन बेटर देन नक्स। यह एक विकल्प है जिसे आपको बीच में चुनना है, नक्स या दुनिया का हर दूसरा आदमी। अल्लुरा ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बात की। नक्स और दुनिया के हर दूसरे आदमी के बीच एक विकल्प। आयशा ने अल्लुरा की बात दोहराई, फिर उसने अल्लुरा की ओर देखा और सवाल किया, और आपने भी यही चुनाव किया? बेशक, हम सभी ने उसे चुना।
वह इस दुनिया में हर दूसरे आदमी से ऊपर है। बिल्कुल, अल्लूरा ने सिर हिलाया। क्या होगा अगर तुम्हें कोई हाय से बेहतर मिल जाए? ये बिल्कुल संभव नहीं है। दुनिया बहुत विस्तृत है, तुम्हें पता है। तुम अभी एक देहाती बेवकूफ़ की तरह हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। आयशा बोली, हो सकता है कि मैं बहुत सी बातें न जानता हो, लेकिन इतना जानता हूं कि मुझे नक्श से बेहतर आदमी कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करो तो क्या होगा? नहीं हो रहा, हास्यास्पद मत बनो। मैं सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति बता रहा हूं। अगर तुम्हें उससे बेहतर कोई मिल जाए तो क्या होगा? भले ही यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति हो, मैं ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता जहां कोई दूसरा आदमी उसे हरा सके। वह तुम्हें नक्श से भी अधिक प्यार कर सकता है। ये कैसे संभव है? प्यार एक दोतरफा धारणा है। किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना जिसके दिल में पहले से ही कोई और है और वह उसके साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है, डरावना है। ओह, तो क्या हुआ अगर वह सेक्स में उससे बेहतर है? मुझे कैसे पता चलेगा कि यह सच है या नहीं? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं नक्श के अलावा किसी और को अपने शरीर को छूने की इजाज़त दे सकूं। फिर क्या होगा यदि वह नक्श से अधिक ताकतवर है? तो क्या? मैं नक्श से तब मिला था जब वह मास्टर स्टेज कल्टीवेटर था। उस समय उससे अधिक मजबूत बहुत से लोग थे। और अब भी यनियल में कई लोग होंगे जो उससे अधिक मजबूत होंगे, लेकिन यह नहीं बदलेगा कुछ भी। मैं अब भी किसी की अपेक्षा नक्श को चुनूंगा। ओहे, आयशा सोचने लगी। उसके साथ बहस करना बंद करो, राजकुमारी आयशा। अचानक अरविना बोली, जब वे उस आदमी के बारे में बात करते हैं तो वे सभी पागल हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे शिक्षक भी, जो कभी एक सामान्य इंसान थे, वही हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आयशा चुप हो गई। एक आदमी को चुनना और उसके लिए अपनी आज़ादी का बलिदान देना। अगर ऐसा पहले होता तो वह इस विचार पर सिर्फ खर्राटे लेती और चली जाती। लेकिन अल्लूरा को अपने सामने खड़ा देखकर इस तरह मुस्कुराते हुए आयशा इस विचार को तुरंत अस्वीकार नहीं कर सकी। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि तुम क्यों सोचते हो कि तुम कमज़ोर हो। अचानक आयशा ने अल्लूरा की ओर देखा और टिप्पणी की। अल्लूरा की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अरविना की ओर देखा और फिर आयशा की ओर देखा। आयशा समझ गई और मुस्कुरा दी। वैसे भी आप कह रहे हैं कि अगर मैं नक्श के साथ सोना चाहती हूं तो मुझे नक्श और अन्य पुरुषों के बीच चयन करना होगा, सही है? हाँ, अल्लूरा ने उत्तर दिया। फिर आयशा ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली और सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उसने खुद से सिर हिलाया। फिर उसने अल्लूरा की ओर देखा और, अल्लूरा, मैं आपके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि मैं ये सब अपने मनोरंजन के लिए कर रहा हूँ, री। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। सच तो यह है कि शुरू से ही तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने मेरी सबसे अधिक मदद की है। अगर कुछ भी हो तो इस सब से मुझे एक दोस्त तो मिल गया। हो, ठीक है। ओह, आपके लिए अच्छा है, मुझे लगता है। अल्लूरा ने अजीब तरीके से उत्तर दिया। उसे नहीं पता था कि आयशा जो कह रही थी उस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। चिंता मत करो, मैं इसे नहीं भूलूंगा। एक बार जब हम वासना की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो मैं एहसान का बदला चुकाऊंगा। आयशा बोली, तुम्हारे पास यह नहीं है। वैसे भी मुझे अभी भी इस सब के बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। अपने पूरे जीवन के लिए एक आदमी के साथ रहना, यह एक कठिन निर्णय है। उन शब्दों को जोर से कहते हुए आयशा मुड़ी और चली गई। अरे, एक सेक्स दानव प्यार के बारे में सोच रहा है हो। मैं उनकी नस्ल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन यह अवधारणा उन्हें पूरी तरह से विदेशी लगती है। अरविना ने टिप्पणी की, ये वास्तव में उनके लिए विदेशी है। अल्लूरा ने सिर हिलाया। तुम्हें लगता है कि वह नक्श चुनेगी? अरविना ने सवाल किया। कौन जानता है? अल्लूरा बस मुस्कुराया। ठीक है, उसे अपनी भावनाओं के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हुए देखना काफ़ी मनोरंजक है। अरविना हंसी। कम से कम वह अपने बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यह भ्रम में जीने से कहीं बेहतर है? अल्लूरा ने वापस सवाल किया। उसकी बातें सुनकर अरविना की भौहें चढ़ गईं। किसी कारण से उसे ऐसा लगा जैसे अल्लूरा इन शब्दों से उस पर हमला कर रहा है। आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब हो सकता है? मैं बस वही बता रहा था जो मैं सोचता हूँ, अल्लूरा बोला। अरविना ने कुछ देर तक सफ़ेद बालों वाली लड़की को अपने सामने देखा और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। आप जो भी कहते हैं, टस्क। अल्लूरा ने खर्राटा लिया। तुम्हें उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, अरविना। अंत में अल्लूरा खुद को रोक नहीं पाए और बोली, आपका क्या मतलब है? अरविना ने सवाल किया। उस छोटे से गुंबद में बंद मत रहो जो तुमने अपने लिए बनाया है। अपने बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें, समझें कि आप क्या चाहते हैं और फिर उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। जितना अधिक आप इसमें देरी करेंगे, यह उतना ही कठिन होता जाएगा, आप जानते हैं। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, अरविना ने उत्तर दिया। अंत में अल्लूरा ने बस आह भरी और फिर वह चली गई। जो कुछ भी, वैसे भी अपना ख्याल रखना, अरविना। मैं नक्श से मिलने जाऊंगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप दोनों आनंद लेंगे।
अरविना ने उत्तर दिया। उन शब्दों को सुनकर अल्लूरा चंचलता से मुस्कुराया। हम करेंगे। और वह चलती रही। जब वे दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए तो अल्लूरा की मुस्कान फीकी पड़ गई और वह खर्राटे लेने लगी। तस्क, वह बहुत परेशान करने वाली है। अरविना एक गड़बड़ थी, आयशा से भी बड़ी गड़बड़। और आयशा के बारे में सोच रहा हूँ। और उस सक्कुबस के साथ क्या है? वह किस बारे में बात कर रही थी? एहसान वापस कर रहे हो? कौन सा एहसान? मैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहा था। निस्संदेह, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी भी नक्स को हमसे चुरा नहीं पाएगी। टीएस। अंत में अल्लूरा ने इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया। चूंकि वे सभी जहाज पर थे, किसी की भी अभी तक बारी नहीं थी, क्योंकि एडा की लगातार अपील के बावजूद वे जहाज पर कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहे थे, इसलिए नक्स का कार्यक्रम मुफ्त था। हालांकि अल्लूरा ने इस अवसर का उपयोग करने और नक्स के साथ कुछ समय बिताने की योजना बनाई। नक्स टिल्डा, आप कैसे हैं? जैसे ही वह उसके कमरे में गई, वह ठिठक गई। तुम कुतिया हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी बहनों के मन में भी यही योजना थी। नक्स उन सब से घिरा हुआ था। चैप्टर 710 व्हाट इफ समवन अटैक्स अस। 5 दिन बाद आयशा का जहाज अंततः राक्षसों के महाद्वीप पर पहुंच गया। हालांकि वासना राज्य अभी भी थोड़ा दूर था और चूंकि वे जहाज पर यात्रा नहीं कर रहे थे, इसलिए हालांकि दूरी कम है, इसमें लगने वाला समय उससे अधिक होगा। राक्षसों के महाद्वीप तक पहुंचने में उन्हें समय लगा। आयशा ने समय कम करने के लिए स्टार बीस्ट को माउंट के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई थी। हालांकि उसके साथ वर्तमान में लगभग 1000 लोग थे, उनमें से प्रत्येक के लिए माउंट प्राप्त करना समस्याग्रस्त हो सकता था, इसलिए उसे उनके साथ चलना पड़ा। निस्संदेह, चूंकि यहाँ अधिकांश लोग किंग स्टेज कल्टीवेटर थे, इसलिए यात्रा में 20 दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा। नक्स और उसकी पत्नियों को कोई आपत्ति नहीं हुई। आखिर आयशा ये सब उनके लिए ही कर रही थी। वैसे भी राक्षसों के महाद्वीप पर पहुंचने के बाद आयशा ने जहाज को विशेष रूप से जहाज के लिए बनाई गई एक विशेष स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया और फिर सभी लोग लस्ट स्टेट की ओर बढ़ने लगे। यह महाद्वीप निश्चित रूप से हमसे भिन्न है। वास्तव में सड़कों को देखो, वे बहुत अच्छी तरह से बनाई गई हैं। यहाँ तक कि निर्माण शैली भी अनूठी है। वे पौधे, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उस फूल में दांत क्यों हैं? क्या ये फूल नहीं है? क्या यह एक स्टार बीस्ट है? उस पेड़ को देखो, ये कितना अशुभ दिखता है। यहाँ का माहौल हमारे महाद्वीप से बहुत अलग है। ऐसा लगता है जैसे हम एक अलग दुनिया में हैं। राक्षसों के अलावा हर कोई पहली बार दानव महाद्वीप का दौरा कर रहा था, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों ने भी उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। हर कोई अपने चेहरे पर उत्सुकता के साथ इधर उधर देख रहा था। वे विदेशियों की तरह लग रहे थे जो किसी दूसरे देश में गए थे और उस देश के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि चीजें बिल्कुल वैसी नहीं थीं। ये राक्षसों का महाद्वीप था, यनियल में मुख्य महाद्वीपों में से एक। हालांकि उन्होंने अभी भी किसी भी राक्षस राज्यों में प्रवेश नहीं किया था। वहां अभी भी कुछ राक्षस थे, और सिर्फ 6 राक्षस नहीं थे, चारों ओर अलग अलग राक्षस थे। एक को चारों ओर से घिरा हुआ था अग्नि, एक के चारों ओर एक अंधकार में आभा थी, एक की 2 के बजाय केवल एक बड़ी आंख थी, और अधिक से अधिक। इन राक्षसों के चारों ओर एक डराने वाली आभा थी और नक्स और उसकी पत्नियां पहले से ही महसूस कर सकते थे कि कुछ ऋषि स्तर के राक्षस उन्हें घूर रहे हैं। नोव एल्ब इन। हालांकि इतने बड़े समूह में चलने के बावजूद कोई भी राक्षस उनके पास नहीं आया। यह अजीब पाते हुए नक्स ने आयशा की ओर देखा और उसे लापरवाही से चलते हुए देखकर उसने भौहें चढ़ा दी। क्या वह कुछ ज्यादा ही लापरवाह नहीं है? अगर कोई हम पर हमला कर दे तो क्या होगा? इतने सारे लोगों के साथ हम निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उन्होंने सवाल किया। उस सवाल को सुनकर माया नक्स की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। चिंता मत करो, उसके गहरे बैंगनी बाल हर किसी को दूर रखेंगे। नक्स की भौहें चढ़ गईं, उसकी उलझन देखकर माया ने समझाया। केवल शाही रक्त वाले सक्कुबस की आंखें और बाल गहरे बैंगनी रंग के होते हैं, उसके बाल उसकी रॉयल्टी का संकेत हैं। कोई भी राक्षस हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। हो, बस इतना ही। लेकिन क्या तुम सक्कुबसों में अपना रूप बदलने की शक्ति नहीं है? क्या होगा अगर उन्हें लगता है कि आप उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? नक्स ने प्रश्न किया। मेरा मतलब है, वे सोच सकते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप यहाँ अपने जीवन के साथ खेलने को तैयार होंगे? नक्स की ओर देखते ही माया चंचलता से मुस्कुराए। भले ही किसी के वास्तव में शाही परिवार से होने की संभावना बहुत कम है, फिर भी कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं होगा। क्या होगा अगर वे जोखिम लेते हैं? ये राक्षसों का महाद्वीप है नक्स। आयशा यहाँ काफी हद तक अछूत है। मजबूत राक्षसों के पास उसके भ्रम को देखने की शक्ति होगी, ताकि वे जान सकें कि वह वास्तव में राजकुमारी है। इसलिए वे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्हें आप भ्रम के पार देखने में असमर्थ हैं, तो वे सबसे अच्छे हो सकते हैं महान ऋषि के स्तर पर। मुझे यकीन है कि हम उनके खिलाफ 1 या 2 सेकंड तक टिके रह सकते हैं। और उन 2 सेकंड के बाद क्या? नक्स ने प्रश्न किया। हे
उस प्रश्न को सुनकर माया ही नहीं वरेना और अन्य राक्षस भी हंस पड़े। नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ठीक है, 1 या 2 सेकंड के बाद ये निर्भर करता है। यदि ये लेडी मालिन बड़ी बहन है तो वह दानव मर जाता है। यदि ये लेडी रिस्लित सबसे बड़ी बहन है तो वह दानव और उसका परिवार मर जाता है। और यदि उस दानव की किस्मत खराब है और वह रानी ऐशेत है तो ठीक है, सबसे खराब स्थिति यह एक राज्य युद्ध में समाप्त होती है और अधिक शांतिपूर्ण परिदृश्य उस दानव और उसके कबीले का विनाश होगा। माया ने उत्तर दिया और नक्स गटक गया। उसने आयशा की ओर देखा जो उसे देखकर मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपनी पत्नियों की ओर देखा और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वह भी अजीब तरह से मुस्कुराया। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि आयशा पर हमला हुआ है? अचानक अमाया ने सवाल किया। ठीक है, कॉल टैबलेट हैं, आप उन्हें तोड़ देंगे और आपके सहयोगियों को संकेत मिल जाएगा कि आप अपने स्थान के साथ खतरे में हैं। कुछ अन्य तरीके भी हैं, लेकिन मैं उनके बारे में चुप रहूंगा, माया ने उत्तर दिया। अमाया ने समझते हुए सिर हिलाया। दोस्तों, अचानक आयशा ने पुकारा। सभी लोग उसकी ओर मुड़ गए। हम अब एक दानव राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे दुख राज्य कहा जाता है। यह विशेष रूप से मजबूत नहीं है, हालांकि यह अभी भी एक राज्य है। यहाँ अपने कार्यों पर ध्यान दें। नक्स और अन्य लोगों ने चेहरे पर गंभीर भाव दिखाते हुए सिर हिलाया। आयशा ने सिर हिलाया और वे सभी फिर से चलने लगे। जल्द ही उन्होंने अपने सामने 15 मीटर लंबा ह्यूमोंगस गेट देखा। गेट निश्चित रूप से डराने वाले थे, हालांकि आयशा ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, वह बस चलती रही। गेट के सामने 2 गार्ड खड़े थे। आश्चर्य की बात यह थी कि ये गार्ड इंसान थे। जब उनकी नज़र आयशा पर पड़ी तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। उनके चेहरे का सख्त भाव थोड़ा बदल गया और वे बोले, आपको प्रविष्टि की आवश्यकता है। हालांकि इससे पहले कि वे पूरा कर पाते, आयशा ने उनकी ओर एक चमकदार वस्तु फेंकी और उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। क्या हम अब प्रवेश कर सकते हैं? वारेना ने सवाल किया। ओ बेशक, पहरेदारों ने झुककर तुरंत उन द्वारों को खोल दिया। 1000 से अधिक लोग मिस्री राज्य में चले गए और एक बार जब वे अंदर पहुंचे तो अमाया ने सवाल किया, क्या ये राक्षसों का महाद्वीप नहीं है? यहाँ मनुष्य क्यों हैं?